हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में हम बायोसिंथेटिक फेज पढ़ेंगे या केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। इस फेजेस में क्या क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे जो आपको लगाने हैं इस चैप्टर के बाद, वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज करिए, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ओके, तो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ यस, इसको बाद में देखते हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं, अब आ गए हैं केल्विन साइकिल में। ठीक है, एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है यूजेस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। वहां पे एक हेडिंग दी हुई है वेयर एटीपी एंड NADPH2 यूज्ड। ठीक है, नाउ आपको पहले ही बता चुका हूं एटीपी और NADPH2 इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज्ड इन डार्क reaction, now used in dark reaction for the reduction of CO2। इसका यूज किया जाएगा और CO2 को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है C6H12O6 में। नाउ कहां होता है? यस, डार्क रिएक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डार्क रिएक्शन टर्म है, ये एक्चुअली एक मिसनॉमर है। क्या है स्टूडेंट्स? ये मिसनॉमर है। नाउ आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस इफ लाइट रिएक्शन स्टॉप्ड टेम्परली। अगर लाइट रिएक्शन को हम स्टॉप कर देते हैं तो क्या होगा? थोड़ी देर तक फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। क्योंकि जो एटीपी NADPH2 ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो गए हैं ड्यू टू लाइट रिएक्शन, वो डार्क रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो डार्क रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज मस्ट फॉर द कैरिंग डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता है बिकॉज इट यूजेस द लाइट इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली लाइट को यूज करता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH2। मीन्स सुनो, देखो, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, एटीपी NADPH2 प्रोड्यूस नहीं होगा। एटीपी NADPH2 के बिना ये CO2 ग्लूकोज में रिड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है, पर डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सो इट्स अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। समझ में आ रहा भैया? ये मिसनॉमर है, ये डार्क में नहीं होता, ये भी दिन में ही होता है। ओके, चलिए नाउ केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल? ठीक है, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस फेज, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। अब साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन साइक्लिकल फॉर्म। ये एक साइक्लिकल फॉर्म में होता है। नाउ इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज डिस्कवर्ड बाय
केल्विन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम लोग केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। नाउ इन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सी टेक्निक यूज की थी वो आपको पूछा जाता है। यस, रेडियो आइसोटोपी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या टेक्निक? यस, इन्होंने C14 यूज किया था। दैट मीन्स अपने स्टडी में इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। यस, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था, प्लस 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 ये पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यूज किया था। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, कब 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, कब 5 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, कब 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, ये इनको क्या पता कैसे चल रहा था? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन और पेपर क्रोमेटोग्राफी के मदद से इनको पता चल रहा था। ना ऑर्गेनिज्म इन्होंने से कौन सा चुना था? यस, ऑब्वियसली कोई प्लांट किंगडम से यूज किया होगा? जी नहीं, इन्होंने यूज किया था एल्गी। यस, एल्गी इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। ये सारे के सारे पॉइंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। यस, एल्गी इनका क्या था? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा आपका? एटीपी और NADH2 जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। इसका यूज कहां किया जाएगा? बोलिए भाई साहब। यस बोलिए, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन क्या है? मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन का और एक नाम क्या है? यस, इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं इसको हम लोग, बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। नाउ CO2 को रिड्यूस किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, नाउ डार्क रिएक्शन मिसनोमर। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक एसिड है, उस एसिड में 3 कार्बन पाया जाता है। कितना कार्बन? 3 कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय केल्विन। केल्विन ने कौन सा टेक्निक यूज किया था वो बार बार एग्जाम में आता है। यस, यूज्ड रेडियो आइसोटोपी, दैट मींस रेडियो एक्टिव कार्बन, एज वेल एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? यस, एल्गी को यूज किया था। चलें, नाउ अब केल्विन साइकिल देखें। केल्विन साइकिल जब डिस्कवरी हुई तो कुछ और प्लांट में देखा गया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का मिला। ठीक है, दैट इज 4 कार्बन का मिला, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का मिला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऐसे साइकिल को बोल दिया गया क्या? C4 साइकिल। क्या बोला गया इसको? C4 साइकिल। और जिस प्लांट में C4 साइकिल हो रहा था, वैसे प्लांट को बोला गया C4 प्लांट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इवोल्यूशन क्यों हुआ? हम थोड़ी देर बाद में आप पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? C3 साइकिल का डिटेल। नाउ अब ये जो C3 साइकिल है, आपको इसमें 3 मेन फेज पढ़ना है। 3 मेन फेज पढ़ना है। एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन मतलब कहीं पे हम CO2 का एडिशन करेंगे, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? बोलिए, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नाउ ये क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड फेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यस रिडक्शन फेज। एंड थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन फेज। क्या क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, फिर क्या हो गया आपका? रिडक्शन फेज आ गया, फिर क्या हो गया आपका? रीजेनरेशन फेज आ गया। बोलिए कितने फेजेस हो गए? 3 में। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एडिशन होगा, रिडक्शन मतलब कोई चीज यहां पे रिड्यूस होगा, रीजनरेशन मतलब हम लोग कोई चीज रीजनरेट करेंगे। ओके, नाउ जरा हम डायग्राम यहां पे बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है? साइकिल के पहले
एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 4 5, और इसके पास 2 फॉस्फेट होता है। कितना कार्बन कंपाउंड है ये? 5 कार्बन कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम है राइबुलोज। राइबुलोज कितना फॉस्फेट है? 2 बाई राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ओके, नाउ ये राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है, यहां पे एक्चुअली 1 मोर कार्बन आके ऐड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं CO2। ठीक है, नाउ CO2, नाउ ये CO2 को यहां पे ऐड करवाने के लिए यहां पे एंजाइम होगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? RUBP। RUBP लिख सकते हैं ना। और रिएक्शन कौन सा है? एडिशन ऑफ CO2, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पहले बता चुका हो, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो एंजाइम क्या होगा? RUBP कार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा यहां पे? RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन था, एक कार्बन और आ गया, नाउ 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन का जो कंपाउंड होता है, इसमें जो फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए 3 कार्बन का ये 2 एसिड बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PGA। ये देखें, और एक फॉस्फेट, इसको हम लोग बोल देंगे क्या? PGA, दैट इज व्हाट? मेरे साथ बोलिए, इसको बोलते हैं फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या हुआ ये? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया आपका। ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, हमें इक्वेशन बैलेंस करना है। यहां पे 6 कार्बन था, दैट मींस इसका 2 मॉलिक्यूल होगा। ओके, नाउ दैट मींस स्टूडेंट यहां पे हमारा एक फेज आके कंप्लीट हो गया। यस, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। नाउ अब देखिए रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगा, फर्दर आगे बढ़ेगा। नाउ यहां पे एटीपी का कंजम्पशन होगा। एटीपी चेंज हो जाएगा एडीपी में। एटीपी चेंज हो जाएगा एडीपी में। ठीक है, और NADPH2 भी यूज होगा और चेंज हो जाएगा NADP में। ओके, नाउ इसका कितना मॉलिक्यूल्स लगेगा? 2 मॉलिक्यूल्स, और इसका कितना मॉलिक्यूल्स लगेगा? 2 मॉलिक्यूल्स। तब जाके रिडक्शन वाला काम कंप्लीट होगा। ठीक है, रिडक्शन होने के बाद यहां से CH2O ग्रुप बाहर होगा। मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक साइकिल की बात कर रहा हूं। और यहां पे जो होगा, फिर ये RUBP को रीजनरेट कर दिया जाएगा ताकि साइकिल कंटिन्यू हो जाए। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, कौन सा फेज हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद यहां पे CH2 को बाहर कर दिया गया, और जो जितना भी मॉलिक्यूल्स बच गया उसको रीजनरेट किया गया, क्या? RUBP। लेकिन उसके लिए यहां पे एक एटीपी खर्चा होता है। एटीपी चेंज हो जाता है यहां पे क्या? ADP में। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनरेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप देखिए यहां पे 1 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल में, 1 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल में हो क्या रहा है? CO2 कंबाइन कर रहा है RUBP से और एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है स्टेबल कंपाउंड में, जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कितना बनता है? 2 मॉलिक्यूल, ताकि नंबर ऑफ कार्बन बैलेंस रहे। तो यहां पे होता है CO2 का एडिशन, दैट मींस हुआ क्या? कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का क्या नाम हो जाएगा? यस, RUBP कार्बोक्सिलेज। नाउ फिर आपका आ जाएगा क्या? रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में क्या होगा? NADPH2 कंज्यूम होगा और ये अपना हाइड्रोजन इसके पास छोड़ देगा, तभी तो रिडक्शन का काम हो रहा है। और ATP अपना छोड़ देगा फॉस्फेट।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका CH2O बाहर हो जाएगा, जो बचा खुचा बच जाएगा उससे रिजनरेशन का काम हो जाएगा। ये साइकिल एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर आपकी स्कोप में नहीं है उतना पढ़ाना, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये फिर रिजनरेशन करवाएगा और ये आपका रिजनरेट हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? स्टूडेंट्स, ये रिजनरेट हो गया, फिर खर्चा हुआ यहाँ पे। दैट मीन्स देखिए CH2O हुआ, हमको बनाना कितना है, हमें बनाना है क्या, C6H12O6। आप देखिए C1 हुआ, हाइड्रोजन 2 आया है और ऑक्सीजन अभी 1 आया है। दैट मीन्स ऐसा हमको कितना राउंड चलाना पड़ेगा, 6 राउंड। दैट मीन्स after 6 round of Kelvin cycle क्या होगा, ये CH2O into 6 कर दो तो आपका बन जाएगा C6H12O6। नाउ अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दैट मीन्स अब आपको कैलकुलेशन करना है कितना ATP कितना NADPH2 का कंजप्शन हुआ, ठीक है। तो वन राउंड में, एक राउंड में कितना एटीपी खर्चा होता था, 2 इधर 1 इधर, 3 ATP और NADPH2 कितना हो रहा था, 2 NADPH2, ठीक है। 3 ATP 2 NADPH2 कंज्यूम हुआ। तो भाई साहब एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितना राउंड ऑफ केल्विन साइकिल चलता है, तो भैया 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल चलता है। 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल चलता है तो प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नाउ तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमको ये 6 टाइम चलाना पड़ेगा, 6 राउंड। तो इसको हम इंटू कर दें 6 से, दैट मीन्स 18 ATP प्लस 12 NADPH2 आएगा। नाउ अब कितना साइक्लिक कितना नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के लिए चलाना पड़ेगा। देखिए एक जेड स्कीम में प्रोड्यूस होता था 2 NADPH2 प्लस 1 ATP, और एक साइक्लिक में 2 ATP प्रोड्यूस होता था। दैट मीन्स अगर 6 राउंड हम जेड स्कीम को चलाएं, 6 राउंड ये चलाएं, तो हमारा यहां 12 ATP और यहां पे 6 ATP 18 ATP पूरा हो जाएगा, और यहां पे 12 NADPH2 हमको मिल जाएगा। समझ में आया यहां तक? ये है आपका केल्विन साइकिल। नाउ जब आप यहां तक समझ ही गए हैं तो जरा बुक का डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि ये कभी भी आपको लेवल करने के लिए दे सकता है। यस, ये देखिए यहां पे हुआ क्या है, ये राइबुलोज बाइफॉस्फेट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से कौन आया, CO2। यहां पे रिएक्शन क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन, क्या बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड है हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, इसलिए ग्लिसरेट लिख दिया गया है। अब यहां तक रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन हुआ, क्या खर्चा हुआ, ADP और NADPH2, ठीक है। तो यहां पे बन गया ट्रायोज फॉस्फेट। अब इस ट्रायोज फॉस्फेट से फिर सुक्रोज और स्टार्च बनेगा, और यहां पे रीजनरेशन फेज होगा। रीजनरेशन में अगेन ATP खर्चा होगा। ओके, चलें इस डायग्राम को हटाते हैं ताकि हम आपको एक बार फिर से सारा मैटर जो कॉम्प्लेक्स है उसको फिर से आपको जस्टिफाई कर दें, बार फिर से बता दें हम। यस, तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट क्या, केल्विन साइकिल में रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आपको पता है यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये एक मिसनॉमर है, डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज एक मिसनॉमर है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होता है। CO2 को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोला जाता है, डिस्कवर्ड बाय केल्विन, इसलिए केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी, यस, रेडियो एक्टिव कार्बन रेडियो आइसोटोपी एज वेल एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अलगी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, एल्गी में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कुछ प्लांट में 4 कार्बन का होता है, वैसे साइकिल को हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं, वैसे प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। C3 साइकिल में 3 स्टेप्स होता है, बोलिए हमारे साथ कौन कौन। यस, सत्यनारायण भगवान कथा सुन रहे हैं क्या, फटाफट बोलिए। यस, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, रिडक्शन फेज होगा, रिजनरेशन फेज होगा, ठीक है। नाउ अब ये देखिए RUBP है, और ये आपका CO2 है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ। एंजाइम कौन सा होगा, RUBP कार्बोक्सिलेज। अनस्टेबल प्रोडक्ट पहले बना, उसको स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बन के
दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ब्रेक कर दिया गया। फिर आ गया आपका रिडक्शन फेज, यहाँ पे 2 एटीपी 2 NADPH2 खर्चा हुआ, ठीक है, खर्चा हुआ तो हो गया यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, जिससे CH2 को बाहर हो गया, बाद में रीजनरेशन किया गया और ये हमारा RUBP जो है वो रीजनरेट हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा CH2 एक बार में मिल रहा है तो 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल हमको चलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा ना। 1 राउंड में 3 ATP 2 NADPH2 का खर्चा हो रहा है, तो 6 राउंड में कितना खर्चा होगा? यस 18 ATP 12 NADPH2। इसको पूरा करने के लिए हमको 2 बार जेड स्कीम चलाना पड़ेगा और 1 बार केल्विन साइकिल, सॉरी 2 बार बोल रहा हूं, 6 टाइम हमें जेड स्कीम चलाना पड़ेगा और 6 टाइम साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। जरा आप अपना नोट्स देखिए। यस, पूरा NCERT अरेंज हुआ कर दिया है मैंने आपको, कहां से क्वेश्चन आ सकता है। आप ये पैरा पढ़ लीजिए, वेयर आर द ATP एंड NADPH2 यूज्ड, ठीक है। कोई भी मैंने इसमें मुझे लगता कोई पॉइंट आपका छोड़ा गया है, सब एक्सप्लेन कर दिया हूं। हाँ चलें नाउ, फिर आ जाइए आप। यस, प्राइमरी एक्सेप्टर। यस, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? RUBP था भाई प्राइमरी एक्सेप्टर। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन था? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज ए 5 कार्बन कीटोज सुगर। कैसा सुगर है? कीटोज सुगर, दैट मींस उसके पास कीटोन ग्रुप है। उसका नाम क्या है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। फिर देखिए केल्विन साइकिल में क्या क्या लिखा हुआ है। होल पाथवे है and showed that the pathway operated in the cyclical manner. The RUBP was regenerated. सही बात है। The Kelvin pathway occur in the all photosynthetic plants. सारे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, केल्विन साइकिल सब में होना है। कैसे होना मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या फेजेस है? कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन है। नाउ कार्बोक्सिलेशन जो फेज है उसमें फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप जिसको बोला जाता है, यस, कार्बोक्सिलेशन जो है RUBP, it is catalyzed by enzyme RUBP carboxylase which result in the formation of 2 molecule of phosphoglyceric acid। बहुत बढ़िया से अरेंज किया गया हाईलाइट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, डायग्राम को आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। रिडक्शन फेज में सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिससे आपका ये होगा। नाउ अब आगे जो हमें पढ़ना है वो C4 प्लांट पढ़ना है, लेकिन C4 प्लांट पढ़ने के पहले हम रिबुस्को महाराज के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रिबुस्को के बारे में भी क्वेश्चन आता है। RUBP, रूबिस्को। नाउ ये रूबिस्को साहब जो हैं, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। वो एंजाइम जिसका एक से ज्यादा फंक्शन हो, उसको हम लोग एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाउ ये हर एक प्लांट में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन कहां प्रेजेंट होता है? यस, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहां प्रेजेंट होता है ये? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। नाउ और एक पॉइंट याद रख लो, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम सभी प्लांट में होता है भैया, प्लांट सबसे ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। नाउ एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस ये 2 एक्टिविटी शो करेगा। एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस ये एक से ज्यादा इसका फंक्शन होगा। 2 एक्टिविटी स्टूडेंट्स इसका क्या क्या है? 2 एक्टिविटी इसका क्या क्या है? एक ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है, दूसरा इसका फंक्शन है ये ऑक्सीजनेज का काम भी करता है। यस, कार्बोक्सिलेज का भी काम करता है, ऑक्सीजनेज का काम करता है। भाई कैसे ये करता है? भाई साहब इसके पास 2 एक्टिव साइट होता है। इसके पास क्या होता है मेरे भाई? 2 एक्टिव साइट होता है। जब देखता है CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है O2 से, तो ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है। ठीक है। नाउ जब देखता है O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है CO2 से,
तब ये ऑक्सीजनेस का काम करता है। दैट मीन्स ये दरबदलू नेताओं की तरह है। यस, ये दरबदलू नेताओं की तरह है, जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ये चला जाता है, वैसा वो काम करता है। एकदम सेम उसका इसी तरह बन सा है। देखा भाई, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, देख तो रहे हो ना, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में बहुत सी तरह से हो रहा है ना, जिसका पलड़ा भारी हो रहा है उधर जा रहे हैं वो लोग। तो देखो भाई साहब, एक और आप देखो, लेकिन ओवरऑल इसका एफिनिटी, प्यार जो है इसका ओवरऑल मन ही मन ये CO2 से ज्यादा प्यार करता है ऑक्सीजन से। हैज मोर एफिनिटी, हैज मोर एफिनिटी, हैज मोर एफिनिटी फॉर, किसके लिए ज्यादा प्यार है इसका? CO2 के लिए। ठीक है। नाउ जब कार्बन, जब ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है, जब ये कार्बोक्सिलेज का काम करता है, तब ये C6H12O6 प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स तब ये केल्विन साइकिल कैरी आउट करता है। नाउ जब ये ऑक्सीजनेस का काम करने लगता है, जब दरबदलू कर लेता है, तब ये क्या करता है? ये CO2 को कंज्यूम करके बाहर भेज देता है। ये CO2 को रिड्यूस करने की जगह CO2 को बाहर भेज देता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और साथ में ये क्या करता है? ATP और को कंज्यूम कर लेता है। दैट मीन्स ओवरऑल क्या किया इसने? CO2 को रिड्यूस तो किया नहीं, ग्लूकोज तो बनाया नहीं, नो शुगर फॉर्मेशन। ATP को कंज्यूम कर लिया, CO2 को बाहर भेज दिया। अल्टीमेटली ये क्या है? वेस्ट फुल प्रोसेस है। क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस। ये इसका वेस्टफुल एक्टिविटी है, इसका गंदा काम है, ये इसका वेस्टफुल एक्टिविटी है। लेकिन ये कब होता है? जब 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 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, तब क्या होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। भाई साहब, जब एकदम तड़कती धूप होती है ना, बहुत ज्यादा तेज धूप हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है। नाउ अब बताइए, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फटाफट ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ठीक है। तो मजबूर होके बेचारा ये ऑक्सीजनेस का काम करने लगता है। मजबूर होके, मजबूरी का नाम है इसका क्या? ऑक्सीजनेस का काम करना। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक नाम दे रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम दे दिया इसको? फोटो रेस्पिरेशन। भाई साहब समझ में आ रहा भैया? इस वेस्टफुल प्रोसेस का काम ये कैरी आउट करना है। कब कर रहा है? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कहां होता है? यस, ट्रॉपिकल रीजन में। जो इक्वेटर के पास होते हैं वो रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है, वहां पे लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ही होती है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स वहीं पे ये वेस्टफुल प्रोसेस हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। भाई साहब समझ में? चलें जरा और समझाने दो मुझे थोड़ा सा। नाउ ये मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गया। अब ये रूबिस्को बोला काम करना बंद कर देगा। अब ये अपना बदमाशी चालू करने लगेगा और सेल जो है वो रोने लगेगा। क्यों रो रहा है भैया? अब जो है ये वेस्टेज करने लगेगा। ये वेस्टेज करेगा। क्या वेस्टेज करेगा? यस, फोटो रेस्पिरेशन ये कैरी आउट करेगा। क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन। तो भाई साहब इसका उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका उपाय करिए भाई, ऑक्सीजन यहीं पे है ना, एक काम करो, बंटवारा कर दो। बंटवारा कैसे? मान लीजिए एक घर है, ठीक है, यहां पे क्या था?
रूबिस्को, हमने रूबिस्को को अलग कर दिया, अलग कंपार्टमेंट, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो हो गया ना बंटवारा। दैट मीन्स रूबिस्को के पास अब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वेस्टेज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हुआ C4 प्लांट में। लाइट रिएक्शन अलग हो रहा है, डार्क रिएक्शन अलग हो रहा है। तो जो यहां पे स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट पाया गया, देखा गया यहां पे जो क्लोरोप्लास्ट पाया गया, उसके अंदर लाइट रिएक्शन का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। लाइट रिएक्शन कहां होता था बताइए? ग्रेना में होता था ना। यहां पे ग्रेना एब्सेंट है। ए ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, ए ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। और यहां पे क्या हुआ? जो क्लोरोप्लास्ट पाया गया उसमें ग्रेना पाया गया, ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? तो यहां पे होगा क्या? डार्क रिएक्शन, दैट मीन्स C3 साइकिल। और यहां पे होगा आपका लाइट रिएक्शन, प्लस यहीं से CO2 को एब्जॉर्ब किया जाएगा। CO2 को कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है मैं थोड़ा आगे बताता हूं। पहले अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ाया वो एक बार रिपीट कर लो। आपको इतना तो समझ में आ गया ना भैया, विस्टफुल प्रोसेस हो रहा था, कैसे मैंने बचाया। चलिए, यस बताइए, रूबिस्को क्या है भैया? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज्यादा इसका फंक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द डार्क रिएक्शन है। दो फंक्शन होता है इसका, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑन द अर्थ है ये। नाउ फिर आप देखिए, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दो फंक्शन है इसका, क्या क्या? कार्बोक्सिलेज फंक्शन है या ऑक्सीजनेज है। कार्बोक्सिलेज का कहने का मतलब क्या है? CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है O2 से, कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन अगर O2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया C2 से, तो ये ऑक्सीजनेज का काम करेगा और ये एक विशफुल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2, दैट मीन्स इट विल कैरी आउट व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। कैरी आउट व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। नाउ तो फोटो रेस्पिरेशन को हमने वेस्टफुल प्रोसेस बोला। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि CO2 का वहां से लिबरेशन हो रहा है, CO2 को रिड्यूस नहीं किया जा रहा, ग्लूकोज नहीं बनाया जा रहा है, प्लस ATP को कंज्यूम कर ले रहा भाई साहब, एनर्जी को खर्चा कर दे रहा है, और खाने के लिए कोई मटेरियल भी नहीं बना रहा है। इसीलिए हमने वेस्टफुल प्रोसेस कर दिया। लेकिन उसकी भी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। नाउ तो क्या किया हमने? डिवीजन कर दिया, पार्टीशन कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। एक को मैंने एक ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट दे दिया जहां पे डार्क रिएक्शन होगा, और एक को दे दिया हम लोगों ने ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब आते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल जो होता है एक्चुअली होता कहां पे है? यस, कहां पे होगा? ट्रॉपिकल रीजन में। कहां होगा स्टूडेंट्स? ट्रॉपिकल प्लांट में। ठीक है, इस प्लांट के अंदर, ऐसे प्लांट के अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी, द वर्ड क्रेंज का मतलब होता है रीथ। रीथ का मतलब होता है इंसर्कल करना। तो मान लो ये अगर लीफ है, ये मान लो अगर लीफ है, तो आपको पता है इस तरह से पैलिसेड था मेसोफिल, और क्या था? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और बीच में हुआ करता था क्या? वस्कुलर बंडल। नाउ इस वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक नया सेल्स का लेयर पाया जाएगा, एक नया सेल्स का लेयर पाया जाएगा, रीथ किया हुआ रहेगा वस्कुलर बंडल को। ठीक है, रीथ किया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ, इसका नाम बंडल शीथ क्यों रखा गया आप जरा सोचिए। ये क्या है? अंदर नीचे वस्कुलर बंडल है, बंडल के चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, बंडल शीथ। शीथ का मतलब क्या होता है? कवर करना। बंडल शीथ सेल्स। नाउ ये बंडल शीथ सेल्स और ये मेसोफिल टिश्यू जो है, ठीक है, नाउ
इस बंडल शीथ सेल्स में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? ए ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स यहां पे लाइट रिएक्शन बहुत मिनिमम होगा, और यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया भाई साहब यहां तक मेरा पॉइंट? ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट। चलिए और एक कॉन्सेप्ट को देखिए, अभी आप यहां पे इसको रीड कर लिया गया। इस एनाटॉमी को ही हम लोग बोलते हैं, दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। ना ये जो बंडल शीथ सेल्स है, बंडल शीथ सेल्स है, मे बी मल्टीलेयर्ड, ये मल्टीलेयर्ड हो सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। दैट मीन्स ये एयर टाइट होता है। लार्जर साइज क्लोरोप्लास्ट यहां पाया जाता है, लार्जर साइज क्लोरो। और वो जो बदमाश आदमी था कौन? रूबिस्को, यहां पाया जाएगा, वो यहां पे पाया जाएगा। ठीक है। नाउ ये क्या है? ये जो क्रेंच एनाटॉमी जो पाया गया है ये एक्चुअली है क्या? इट इज एडेप्टेशन टू प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन, ये चीज होता है। टू प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन ये चीज होता है। एक चीज और आप देखिए मेरी पॉइंट, टू प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन होता है। फोटोरेस्पिरेशन क्या था? वेस्टफुल प्रोसेस था, उससे इसको बचा रहा है। ठीक है। दैट मीन्स वो कब होता था? दैट मीन्स ये एडेप्टेशन अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, यस, या बोल सकते हो इट इज एडेप्टेशन फॉर हाई लाइट इंटेंसिटी, जो कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा, उसी समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब उस समय वेस्टफुल प्रोसेस होगा, दैट मींस फोटो रेस्पिरेशन होगा। चलिए, उसी को प्रिवेंट करने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। ठीक है। नाउ इसमें जो होता है, C4 साइकिल्स को बोलते क्यों हैं? इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is 4 carbon compound known as oxaloacetic acid। नाउ अभी तक आपने देखा यहां पे दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये देखें, एक ऊपर क्लोरो सेल्स बना दिया मैंने, एक उसके नीचे वाला बंडल शीथ सेल्स है। नीचे वाला बंडल शीथ सेल्स है, ऊपर वाला कौन है? नीचे वाला बंडल शीथ सेल्स है ना, ऊपर वाला कौन है? मेसोफिल। आपको याद है बंडल शीथ में क्या होता था? सिर्फ CO2 का फिक्सेशन होता था। दैट मीन्स C3 साइकिल होता था। दैट मीन्स यहां पे रूबिस्को पाया जाता था। तो भाई साहब यहां पे जो है CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए कोई दूसरा एंजाइम पाया जाएगा, इसका नाम है पेप्टकेज। ठीक है। और यहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। नाउ ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कैरी आउट कौन कर रहा है, पेप्केज। नाउ ये तुरंत चेंज कर दिया जाता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। ये यहां पे आता है, किसके पास आता है, बंडल शीथ के पास। नाउ बंडल शीथ के पास क्या करता है, ये CO2 को रिलीज कर देता है और यहां पे 3 कार्बन कंपाउंड आ जाता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड फिर जो होता है यहां पे चल जाता है और फिर ये साइकिल इस तरह से कैरी आउट होता है। समझ में आया ना। इस CO2 का क्या होगा, इस CO2 का क्या होगा, इस CO2 को यहां पे क्या होगा, 5 कार्बन कंपाउंड RuBp, फिर यहां पे 3PGA कार्बोक्सिलेशन, फिर क्या होगा, रिडक्शन, फिर क्या होगा, रीजनरेशन। दैट मीन्स यहां पे अगेन C3 साइकिल करवाएगा, कौन करवाएगा, रूबिस्को, और उससे बनेगा C6H12O6। तो दैट मीन्स यहां पे क्या पाया गया, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, CO2 कंसंट्रेटिंग, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, क्या पाया कि यहां पे CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, CO2 को कंसंट्रेट किया जा रहा है भाई साहब, ताकि यहां पे वेस्टफुल प्रोसेस ना हो पाए, ताकि यहां पे जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था वो ना हो पाए। तो भाई पहला क्वेश्चन यहां पे पूछेगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहां पे कौन है, तो बोलेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। सेकंड पॉइंट, कौन सा एंजाइम है जो कि CO2 कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले आउट करेगा, यस, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। कहां प्रेजेंट रहता है, मेसोफिल्स में प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में यहां पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितना कार्बन का होता है, 4 कार्बन। अंदर कौन आता है, मैलिक एसिड के फॉर्म में होता है या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में होता है। वो CO2 को रीजनरेट करता है, रीजनरेट करके CO2 कहां जाता है, C3 साइकिल में। दैट मीन्स आपने देखा C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, अल्टीमेटली C3 साइकिल होना ही, ग्लूकोज बनाना है तो C3 को लाना पड़ेगा, रूबिस्को का हेल्प लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे रूबिस्को किसको बचाया, किससे बचाया, ऑक्सीजन से। नाउ अब बोलोगे सर ये सब यहाँ पे कैसे आ रहा है, भैया यहाँ दोनों के बीच में कनेक्शन है बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, बाय मीन्स ऑफ दोनों में क्या कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा। चलें जरा बुक में जो डायग्राम है वो देख लीजिए, क्योंकि बुक वाला डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये कौन है स्टूडेंट, बोलिए मेरे साथ, ये मेसोफिल है, बोलिए हाँ या ना। सर समझ में नहीं आ रहा है, अरे मेसोफिल है बेटा। ये क्या है, बंडल शीथ, बंडल शीथ। ये देखिए क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। वहां पे कौन था, C3 प्लांट में, यस, RuBp राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यस, आया एटमॉस्फेरिक CO2, ये एक्सेप्ट किया, फिक्सेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम बोलिए कौन सा है, यहां पे लिखा नहीं हुआ, यस, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये C4 एसिड क्या है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, यहां पे आया। ये पहला क्या है, पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलिक या एस्पार्टिक। वो मैलिक एस्पार्टिक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ये C4 एसिड है। फिर ये C4 एसिड क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 छोड़ दिया, CO2 छोड़ दिया तो CO2 कैप्चर कौन कर लेगा, रूबिस्को। ये C3 एसिड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट बैक, ये रिजनरेशन होंगे, इस तरह से होते रहेगा। चलिए क्या क्या पढ़ाया आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। यस, हम पढ़ रहे थे क्या, C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या है, कहां पे होता है
C4 साइकिल कहाँ पे होता है? यस, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण विस्फुल प्रोसेस हो जाता है। विस्फुल प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। उसको वारबर्ग फिनोमेना भी बोलते हैं, भी आपको बताऊंगा। तो ऐसे प्लांट में एक एडेप्टेशन पाया गया, जिसको हम लोगों ने बोला प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी पाया गया। क्रेंज एनाटॉमी में क्या पाया गया? यहाँ पे दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया गया, एक ग्रेनेट और ग्रेनेट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नाउ क्रेंज मतलब होता है रीथ करना। तो भस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक नए सेल्स का लेयर पाया गया, जिसको हम लोगों ने बोला बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स में लाइट रिएक्शन का ना के बराबर होता था, ताकि ऑक्सीजन ना हो। तो मे बी मल्टीलेयर हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, एयर टाइट होता है, लार्जर क्लोरोप्लास्ट का साइज यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे एंजाइम जो पाया जाता है रूबिस को पाया जाता था। और यहाँ मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट में क्या पाया जाता था? इस बोलिए, पेप्केस, फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता था? यस, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। साइकिल में देखिए, साइकिल में देखा CO2 आया, फॉस्फोनिल पाइरुवेट जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, ये बना के क्या बनाया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व था? पेप्केस। फिर चेंज हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड के फॉर्म में ये आता है किसमें? बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये CO2 जो यूज हो जाता है किसमें? C3 साइकिल में। और ये 3 कार्बन कंपाउंड रीजनरेट हुआ, अगेन ये इस तरह साइकिल कंसंट्रेट हुआ। दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे नो फोटो रेस्पिरेशन, नो फोटो रेस्पिरेशन, वेस्टेज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स C4 प्लांट हैज हायर प्रोडक्टिविटी देन C3 प्लांट। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरा भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, सो इट हैज हायर प्रोडक्टिविटी। ये कहाँ पाया जाता है? मेनली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट्स लाइक मेज, सुगर केन, सॉर्गम, ऐसे प्लांटों में ये पाया जाता है। चलिए अपना नोट्स देखिए। C4 पाथवे में क्या क्या लिखा हुआ? प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 pathway, have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use C3 pathway और Calvin cycle as the main biosynthetic pathway जो कि हो रहा है। C4 plant are special, they have special type of leaf anatomy, yes, tolerate higher temperature, response to high light intensity, they lack the फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होता है। हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास, क्योंकि वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो रहा है। क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्या होता है? भस्कुलर लार्ज सेल्स अराउंड द भस्कुलर बंडल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? बंडल शीथ सेल्स। यहाँ पे कैसी एनाटॉमी पाई जा रही है? एकदम बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। आप इसमें फटाफट आप इसको याद कर लीजिए। क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, क्रेंज का मतलब क्या होता है? रीथ करना। बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द भस्कुलर बंडल, दे आर करेक्टराइज्ड बाय क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces। मेज और सॉर्गम में ये होता है। नाउ इसको हम लोग हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज हैच एंड स्लैक नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नाउ इन द साइक्लिकल प्रोसेस द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? यहाँ पे फॉस्फोनिल पाइरुवेट। इन द मेसोफिल सेल्स कौन सा एंजाइम होता है? पेप्केज, ठीक है। द मेसोफिल सेल लैक्स रूबिस्को। चलें फिर वहां पे देखिए कंपाइल डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस कंपाइल डायग्राम में पूरा डिटेल एकदम दिया हुआ है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यस, फोटो रेस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन देखें, ये कहां होता है? अकर्स इन C3 plant। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल कौन है? रूबिस्को, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है? यस, वेस्ट फुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? वेस्ट फुल प्रोसेस। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वारबर्ग फिनोमेना। वारबर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या?
वारबर्ग फिनोमेना, ये फोटो रेस्पिरेशन जो है अकर्स इन द सी ट्री प्लांट। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको, और विशफुल प्रोसेस को हम लोग वारबर्ग फिनोमेना बोलते हैं। एक चीज और, क्या भाई साहब, क्यों होता है ये? क्योंकि रुबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है। क्या क्या एक्टिविटी होती है? यस, इसके पास कार्बोक्सिलेज का भी एक्टिविटी होता है और दूसरा ऑक्सीजनेज का भी एक्टिविटी होता है। जब ये ऑक्सीजनेज का काम करता है, जब ये ऑक्सीजनेज का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये आरयूबीपी के साथ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। क्या बना देता है? ग्लाइकोलेट बना देता है। क्या बना देता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस प्रोसेस में एटीपी का यूज होता है और CO2 का रिडक्शन नहीं होता, CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 का रिलीज हो जाता है। इवन नो शुगर फॉर्मेशन, यहां पे कोई भी शुगर फॉर्मेशन नहीं होता है। नो शुगर फॉर्मेशन। सो दिस इज, ये हम देखने के बाद बोल सकते हैं ये क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस है। ये कहां कहां होता है, इसका याद करने का एक ट्रिक है। सीपीएम एक पार्टी है, सीपीएम पार्टी है। यस, क्लोरोप्लास्ट होगा, बोलिए हमारे साथ, क्लोरोप्लास्ट, peroxisome and at last माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? चलिए फोटो रेस्पिरेशन फिर से आप पढ़ लीजिए। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? C3 प्लांट में होता है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? रुबिस्को। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको वारबर्ग फिनोमेना भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, रुबिस्को का दो एक्टिविटी होता है, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है CO2 से ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजनेज का काम करता है, आरयूबीपी को बना देता है क्या? फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसमें क्या होता है? एटीपी यूज होता है, CO2 का रिलीज होता है, नो शुगर फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ होता है? सीपीएम में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए नोट्स में, देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन, टू अंडरस्टैंड द फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो द लिटिल बिट अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल, द CO2 फिक्सेशन। यस, केल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन होता था, जिसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता था। और इसमें देखिए क्या होगा, इसका ट्राइड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइड बाउंड विद बोथ CO2 एंड O2, हेंस द नेम इज रुबिस्को। लेकिन एफिनिटी फॉर CO2 ज्यादा होता है। फिर देखिए क्या होगा, अगर O2 CO2 का रिलेटिव कंसेंट्रेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्या, कौन से एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करेगा। ओके, नाउ जब O2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो CO2 बाइंड नहीं करता है, O2 बाइंड करता है, ऑक्सीजन का काम करता है, इसीलिए CO2 फिक्सेशन कम होता है। Here RUBP instead of converting 2 molecule of PGA bind with O2 to form 1 molecule of क्या, phosphoglycolate in the pathway of photorespiration. Neither synthesis of ATP nor sugar,